कच्ची डगर। आज खाना बनाते हुए सीमा के मन में रह रहकर विचारों की तरंगें उठ रही थी। पिछले कई दिनों से वह देख रही थी कि उसकी किशोरवय बेटी श्वेता उसके कमरे में पैर रखते ही चौंक पड़ती है। श्वेता का स्टडी टेबल खिड़की के पास है, इसीलिए पढ़ते समय उसकी पीठ दरवाजे की तरफ रहती है। जैसे ही सीमा कमरे में जाती है, श्वेता की भंगिमा से लगता है जैसे वह कुछ छिपा रही है। पीठ होने से सीमा यह तो नहीं देख पाती कि वह क्या छुपाती है, लेकिन कुछ बात है ज़रूर। अलमारी में कपड़े आदि रखते हुए सीमा एक सरसरी नज़र उसके टेबल पर डाल देती है, लेकिन सामने फैली किताबों के अलावा और कुछ तो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी कोई चीज़ होगी जो वह कॉपी किताबों के नीचे सरका देती होगी। आजकल कई बार वह आईने के सामने भी अलग अलग कोनों में खुद को निहारती रहती है। श्वेता आयु के 16वें बसंत में है। इस उम्र में शरीर में हो रहे नित नए परिवर्तनों के साथ स्वयं को आईने में देखने का कौतूहल प्रतिपल होता ही रहता है। यह इस उम्र की स्वाभाविक वृत्ति होती है, लेकिन इस स्वाभाविक सहज वृत्ति के साथ ही साथ इस उम्र में और भी कुछ वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। वे भी उतनी ही प्राकृतिक और स्वाभाविक हैं, लेकिन एक अनुशासनात्मक सीमा के भीतर ही। अगर सीमा से बाहर निकल गई तो सीमा ने तय किया कि वह श्वेता की थोड़ी खोजबीन करेगी, लेकिन इस तरह से कि उसे पता न चले। अगर सीमा का संशय गलत होगा तो नाहक ही श्वेता के मन को ठेस पहुंचेगी। कच्ची डगर पर हर कदम सोच समझकर बढ़ाने पड़ते हैं। 4-6 दिन और श्वेता की गतिविधियां देखने के बाद एक दिन सीमा ने उसके स्कूल जाने के बाद उसके बुक शेल्फ की तलाशी लेने का निश्चय किया। उसने पहले सारे सामान की जगह देख ली ताकि बाद में उसे वैसा ही रखा जा सके और श्वेता को कोई संदेह न हो। शेल्फ में ढेर सारी किताबों के बीच एकदम पीछे की ओर उसके पुराने पेंसिल बॉक्स में एक मोबाइल फ़ोन रखा था। जाहिर है सीमा ने उसे फ़ोन खरीद कर नहीं दिया। श्वेता के पास फ़ोन मिलना, वो भी जतन से छुपाया हुआ, अपने आप में सारी कहानी स्पष्ट कर रहा था। सीमा ने फ़ोन के कॉल डिटेल चेक किए। एक ही नंबर पर सारे कॉल आए गए थे। फिर उसने मैसेज बॉक्स खोलकर देखा। जाहिर है उसमें भी एक ही नंबर पर सारे मैसेजेस आए गए थे। मैसेज ने भी सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। सीमा ने शांत भाव से सारे संदेश पढ़े और फ़ोन को यथास्थान रखकर सारी चीज़ें ठीक उसी प्रकार रख दी। 2 मिनट बैठकर वो सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। संदेशों में ज़्यादातर संदेश सामने वाले के ही थे, जो शायद श्वेता का ही कोई सहपाठी होगा। श्वेता के जवाब असमंजस भरे ही थे। इसका अर्थ है श्वेता एकदम से किसी रॉ में बही नहीं है, लेकिन मन में एक रोमांच भरा प्रलोभन लिए किनारे पर ही खड़ी है। वो किसी भी क्षण बह सकती है। यह कोई अनहोनी या अप्रत्याशित बात नहीं है। हर पीढ़ी की माँ बेटियाँ इस दौर से गुजरती हैं। किसी का दौर आसानी से, समझदारी से गुजर जाता है और किसी का परेशानियों से। ज़रा सी भी गलती हुई तो कच्ची डगर का यह सफ़र फिसलन और कठिनाइयों से भरा हो सकता है। हौवा करने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति से ही यह अवस्था प्रत्येक पीढ़ी पर आती है। उस पर भी आई थी, उसकी माँ पर भी और नानी पर भी, और आगे भी आती रहेगी। बस प्यार और विश्वास भरे अनुशासन से इस उम्र पर नज़र रखनी ज़रूरी है। सीमा भी तो कभी 16-17 साल की हुई थी। मन में हर समय एक अव्यक्त रोमांचक अनुभूति उमड़ती घुमड़ती रहती थी। हाँ, उस समय आज जैसी स्वतंत्रता और उन्मुक्तता नहीं थी। सब कुछ पर्दे के पीछे ढका छिपा कौतूहल होता था और संस्कार उस पर्दे के पीछे झांकने नहीं देते थे। लेकिन आज के खुले वातावरण में सारे पर्दे सरक गए हैं। सब कुछ सामने है, स्पष्ट है, फिर भी कुछ तो करना ही होगा। ऐसा कुछ कि वह विद्रोही न होकर समझदारी से समय रहते संभल जाए। डांट डपट कर नतीजा उल्टा भी हो सकता है। सीमा ने उस रात समीर को सारी बातें बताईं। समीर ने भी यही कहा कि ऐसी बातों में माता पिता को धैर्य से काम लेना चाहिए। एकदम से गुस्सा होने या कठोर होने पर बात
बात का पतंगड़ बन सकता है। पहले तो घर में प्यार, स्नेह, सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाओ। बच्चे के मन में माता पिता के लिए अगाध विश्वास होना ज़रूरी है, ताकि वह अपने मन का हर कौतूहल, हर ग्रंथि मुक्त मन से आपके साथ बांट सके। उसके मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि ये बात अगर माता पिता को मालूम हो गई तो क्या होगा। इतना विश्वास होना चाहिए कि बच्चों के मन में कि चाहे वो कैसी भी गलती करें, उनके लौटने का रास्ता हमेशा खुला रहेगा और माता पिता उन्हें क्षमा कर देंगे, उन्हें समझेंगे। जिन बच्चों के मन में यह विश्वास होता है वे अधिकतर तो गलत रास्ते पर जाते ही नहीं हैं, और नासमझी में अगर पैर रख भी दिया तो तुरंत लौट आते हैं। सीमा और समीर का वैसे तो श्वेता से बहुत ही करीबी और विश्वास भरा रिश्ता था, लेकिन अब तीनों का और अधिक समय साथ में बिताना ज़रूरी हो गया था, ताकि रिश्ते की नींव को अधिक मजबूत बनाया जा सके। सीमा और समीर ने तय किया कि आने वाले रविवार को तीनों पूरा दिन बाहर घूमने जाएंगे। तब तक घर का वातावरण ज़्यादा से ज़्यादा स्नेहपूर्व और मस्ती भरा बनाकर रखा जाए। 4 दिनों तक श्वेता बाहर जाने के नाम से और रोज़ अपनी पसंद की चीज़ें बनाने से बहुत प्रसन्न थी। रविवार को वह सुबह ही तैयार हो गई। समीर ने कार निकाली और वे लोग पास के एक दर्शनीय स्थल की ओर पिकनिक मनाने चल दिए। रास्ते में एक जगह सड़क बन रही थी। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी। एक तरफ की सड़क गहरी खुदी हुई थी। पास में गिट्टी और मुरम के ढेर पड़े थे। पापा, सड़क बनाने के लिए इतना गहरा क्यों खोदते हैं? नीचे ज़मीन तो होती ही है। समतल करके उसी पर टार क्यों नहीं बिछा देते? अचानक श्वेता ने सवाल किया। ज़मीन कच्ची होती है बेटा। अगर सीधे ही टार बिछा देंगे तो सड़क भारी वाहनों का बोझ नहीं उठा पाएगी और जल्दी ही टूट जाएगी। सड़क पर हल्के भारी सभी तरह के वाहन चलते हैं, इसीलिए उसकी नींव मजबूत बनानी ही पड़ती है, नहीं तो वह जल्द ही धंस जाएंगे। समीर ने जवाब दिया। जैसे मकान बनाते समय नींव जितनी मजबूती होगी, मकान उतना टिकाऊ होगा। समीर का जवाब सुनकर श्वेता कौतूहल से सड़क निर्माण देखने लगी। कैसे पहले गहरे तक खोदा गया, फिर उसमें मोटे पत्थर डाले गए, फिर एक एक करके मुर्रम, मिट्टी, गिट्टी, बारीक गिट्टी और फिर तारकोल डाला गया। गंतव्य तक पहुंचने पर श्वेता ने उत्साह से कार से सामान निकाला और चटाई बिछाकर सारा सामान रखा। वह हरे भरे पेड़ पौधों से भरा एक सुंदर बागीचा था। ताज़ी ठंडी हवा चल रही थी। खाना खाने के बाद सीमा ने थर्मस से चाय निकाली और सबको दे दिया। चाय पीकर समीर आंख बंद करके चटाई पर लेट गए। सीमा और श्वेता बगीचे की सैर कर रही थी। एक जगह रात रानी के पौधे लगे थे। श्वेता उन्हें देखकर ठिठक गई। माँ, हमारे घर पर जो रात रानी का पौधा है उस पर तो फूल आने लगे हैं, फिर यहाँ के पौधों पर एक भी फूल क्यों नहीं है? रात रानी के पौधे की डालियाँ छूकर श्वेता बोली। बेटा, जिस तरह पक्की, मजबूत और टिकाऊ सड़क बनाने के लिए ज़मीन को भली भांति तैयार करना पड़ता है, उसी तरह प्रकृति को भी पता है कि पौधा फूलों और फलों को धारण कर सकने योग्य कब होगा। प्रकृति सभी काम उचित समय पर करती है। वह कभी भी समय से पहले कोई काम नहीं करती। प्रकृति को पता है कि पौधा परिपक्व कब होगा। सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु प्रकृति के समय चक्र के अनुसार ही चलते हैं। सीमा ने क्षण भर का विराम लिया और श्वेता के चेहरे को एक गहरी दृष्टि से देखा। वह बड़े गौर से रात रानी के पौधे को देख रही थी। सीमा ने आगे कहना शुरू किया। इसी प्रकार हमें भी प्रकृति के नियमों के अनुसार उसी की बनाई व्यवस्था में चलना चाहिए। जीवन में सभी बातों का एक उचित समय होता है। अगर कच्ची डगर पर ही चलना शुरू कर दें तो जिंदगी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। डगर भी टूट फूट जाती है। जब तक मन पर्याप्त समझदार न हो जाए और शरीर परिपक्व न हो जाए,
पेड़ पर फूलों और फलों का असमय बोझ नहीं डाला जाता। पेड़ तो फलेगा भी, फूलेगा भी, बढ़ेगा भी, लेकिन प्राकृतिक के नियम अनुसार, उचित समय पर। 2 क्षण तक रुककर सीमा ने श्वेता को देखा। एक अर्थपूर्ण दृष्टि से उसे देख रही थी। प्रकृति ने आयु के प्रत्येक हिस्से के कर्तव्य निर्धारित कर रखे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसी व्यवस्था का सम्मान करें। जिस उम्र के जो कर्तव्य हैं उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाएं और बाकी के लिए उचित आयु के आने की प्रतीक्षा करें। कहते हुए सीमा ने प्यार से श्वेता के कंधे पर हाथ रखा और उसका सिर अपने कंधे पर टिका लिया। दूसरे दिन सुबह श्वेता स्कूल चली गई। उसे बस तक पहुंचाकर सीमा घर आई और घर व्यवस्थित करने लगी। श्वेता ने कमरे में पहुंची तो उसकी टेबल पर वही मोबाइल पड़ा था। उसके नीचे एक कागज़ रखा था। सीमा ने उठाकर पढ़ा। श्वेता ने लिखा था, सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि प्रकृति ने मेरी यह आयु पढ़ाई के लिए निर्धारित की है। मैं अब अपना यही कर्तव्य जी जान से पूरा करूँगी। पढ़कर सीमा के चेहरे पर अपार संतोष भरी मुस्कुराहट छा गई। कच्ची डगर पर फिसलने का डर अब नहीं रहा था। धैर्य और विश्वास की जीत हुई। सीमा और समीर अपनी संतान के मन में यह विश्वास जमाने में सफल हुए थे कि वो अगर कुछ गलत भी करती है तो माता पिता उसे माफ़ कर देंगे और उसके लौट आने के रास्ते हमेशा खुले मिलेंगे। यही विश्वास श्वेता को अब हमेशा सही राह पर ले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।